और फिर बेंजामिन यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो बोलते हैं अगर इनका रीमैच नहीं हुआ तो ये आफ्टर लाइफ भी उनको चेस करने वाले हैं। इस सब के अलावा हमने वो बात बेंजामिन से की जिसको जानने के लिए शायद आर्म रेसलिंग फैंस काफ़ी ज़्यादा ही बेचैन रहते हैं कि मिज़ोरम में ऐसा क्या चल रहा है, क्यों वहाँ से अचानक से इतने ज़्यादा बड़े बड़े आर्म रेसलर्स निकलने लगे हैं जो आते ही बिल्कुल एलीट लेवल पर पहुँच गए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमने इनसे पूछी, वो थी स्टेरॉइड्स और हीट। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो इसके अंदर रहा इस पूरे पॉडकास्ट में वो था अब्बास राना को लेके एक मैसेज। वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो डेनिक के बाद एक और आर्म रेसलर है मिज़ोरम से जिसने बिल्कुल तहलका मचा दिया है इंडियन आर्म रेसलिंग में, और वो नाम है बेंजामिन। और इनके ऊपर भी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो बनाने के लिए, तो आपकी डिमांड पर हम बेंजामिन को खुद ले आए थे अपने चैनल के पॉडकास्ट पे। लेकिन वो वीडियो इंग्लिश में थी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए एक हिंदी वर्जन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब इंडियन आर्म रेसलिंग फैन फॉलो करते होंगे आर्म रेसलिंग को, तो उसके ऊपर की दुनिया आपने देखी होगी, लेकिन बेंजामिन ने कुछ ऐसी बातें शेयर की हमारे साथ और आर्म रेसलिंग की कुछ ऐसी चीजें बताई जो हमें कभी भी नजर नहीं आती थी, और काफी अच्छी चीजों को हाईलाइट भी किया, और कुछ चीज ऐसी भी है जो फैंस को जान लेनी चाहिए। और इस पूरे पॉडकास्ट में बेंजामिन ने ना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग, डाइट, स्टेरॉइड्स यूज आर्म रेसलिंग इंडिया में, इसके अलावा कुछ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यंग आर्म रेसलर्स जैसे कि आभास राणा के लिए भी कुछ मैसेज भी दिया। अपने सिद्धांत कटुरिया के साथ राइवलरी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात उन्होंने की है, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। जब हमने इनसे पूछा कि इनकी आर्म रेसलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये बताते हैं कि 2012 में पहली बार आर्म रेसलिंग खेलते हैं, और उस टाइम पे एक आर्म रेसलिंग हो रहा था नेशनल मिजोरम में ही हो रहा था, जिसके अंदर बहुत बड़े नाम आए थे जैसे कि राहुल पानिकर और अबिन कुरियन। और वो ये बताते हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि ये लोग काफी बड़े लीजेंड हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि इस टूर्नामेंट वो एक भी मैच नहीं जीते थे। और राहुल पानिकर और अबिन कुरियन जैसे लेजेंड्स को देखने के बाद इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था आर्म रेसलिंग में, और ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद 2015 में बेंजामिन पहुंच जाते हैं अपने अगले नेशनल्स खेलने के लिए उत्तराखंड, जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहे थे मिज़ोरम को। हालांकि इस नेशनल्स में भी बेंजामिन बताते हैं कि ये एक भी मैच नहीं जीत पाए। तो बेंजामिन कहते हैं कि उनकी जर्नी ऐसी रही है जो शुरू हुई थी सिर्फ लॉसेस से, और आगे जाकर ये इतनी बड़ी डोमिनेशन के साथ आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में अपना नाम बना चुके हैं। हालांकि बेंजामिन ये बताते हैं कि जब उन्होंने आर्म रेसलिंग की जर्नी स्टार्ट की उस टाइम पे इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलती थी, लोग इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे इनकी हाइट को लेके और इनके शॉर्ट हैंड को लेके। वो ये बताते थे कि शॉर्ट हैंड आर्म रेसलिंग में काम नहीं आ सकता है, तो उनको आर्म रेसलिंग करना छोड़ देनी चाहिए। हालांकि जब आप बेंजामिन के हाथ को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है उनके हाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन उनका पाम काफ़ी थिक है। और इसी के ऊपर हमने उनसे पूछा कि उनकी हाइट कितनी है, तो वो बताते हैं कि 5'9" है, जो कि काफ़ी कम नहीं नजर आती है, लेकिन हाइट के हिसाब से इनका हाथ थोड़ा छोटा नजर आता है। लेकिन बेंजामिन ये बताते हैं कि वो इस चीज़ से डीमोरलाइज नहीं हुए, जबकि और ट्रेनिंग बढ़ा दी। वो ऑलमोस्ट 6 घंटे ट्रेनिंग करते थे आर्म रेसलिंग की, और अपनी मेहनत का नतीजा बेंजामिन को मिल जाता है। और ये नेशनल्स खेलते हैं 2016 में, और नागपुर में हो रही इस नेशनल चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल भी मिल जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा अचीवमेंट होने के बाद बेंजामिन बताते हैं कि इनका आर्म रेसलिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था किसी वजह से, और ये 2 साल आर्म रेसलिंग से बिल्कुल दूर रहते हैं 2017 और 2018 में। लेकिन ये जब देखते हैं डेनिक को COC बनते हुए तो फिर से इनको इंटरेस्ट जागता है आर्म रेसलिंग करने का, और ये फिर से वापस से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर से पहले की तरह ही जैसे ये 6 घंटे ट्रेन किया करते थे। हालांकि ये बात तो आप जान चुके हैं कि ये 6 घंटे ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी किया करते हैं। ये अपनी ट्रेनिंग स्टाइल, यहाँ तक कि अपना आर्म रेसलिंग टेक्निक भी अपने अकॉर्डिंग खुद से डिज़ाइन करते हैं। ये बताते हैं कि वो इस तरह से ट्रेन करते हैं और अपनी टेक्निक को ऐसा बनाते हैं जो इनके शॉर्ट हैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो, ना कि किसी पुराने तरीके को फॉलो करते हैं। इनकी आर्म रेसलिंग टेक्निक को भी अगर आप देखेंगे तो बेंजामिन बताते हैं कि ये एक तरह का सेमी हुक है, या फिर आप इसे एक तरह का हाई हुक भी कह सकते हैं, कुछ चेंजेस के साथ जो कि बेंजामिन के लिए ज़्यादा ही सूटेबल थी। अगर आप इनके कुछ मैचेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ कैसी होती है। ये थोड़ा सा हुक लेके और साइड प्रेशर लगा के इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और वीडियो में भी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इस चीज़ को वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा बेंजामिन जब अपनी ट्रेनिंग के बारे में और ज़्यादा डीपली बताते हैं तो बेंजामिन एक काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि बाकी आर्म रेसलर्स जो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने बाइसेप्स पे, जैसे कि सचिन बाइसेप किंग के नाम से जाने जाते हैं, वही बेंजामिन खुद को बताते हैं द लिटिल फिंगर किंग, क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी लिटिल फिंगर इनका सबसे ज़्यादा बड़ा वेपन है।
और जब हम इनसे पूछते हैं कि इनके हाथ की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, तो वो ये बताते हैं कि फिंगर को सबसे ज़्यादा ट्रेन करते हैं। ये फिंगर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ बाकी आर्म रेसलर्स फोरआर्म और बाइसेप पे फोकस करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि अपने फिंगर्स और पाम को मजबूत कर सके, और इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्ट से लेके फिंगर का एरिया मजबूत करना। और वो खुद बताते हैं कि इनके शॉर्ट हैंड की वजह से वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने लगे और इस चीज़ से रिजल्ट भी इनको काफ़ी अच्छा मिलने लगा। इसी पे जब हमने उनसे पूछा कि इनका पीआर कितना है, तो वो ये बताते हैं कि पीआर पे ज़्यादा वो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पीआर वो हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसे कि प्रो नेशन में ऑलमोस्ट 65 kgs लिफ्ट कर चुके हैं, और हैंड ग्रिप पे सरप्राइजिंगली वो 100 kgs तक लिफ्ट कर चुके हैं, जो कि छोटी उंगलियां होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इस सब के अलावा बेंजामिन बैक प्रेशर की एक्सरसाइजेस और कपिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा ही फोकस करते हैं। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको भी जाननी चाहिए, बेंजामिन बताते हैं कि जब ज़्यादातर लोग हुक की ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक न्यूट्रल अपने रिस्ट को लॉक करके वहाँ से कप करते हैं, लेकिन बेंजामिन जब कपिंग करते हैं तो वो अपने हाथ को एक फ्लॉप रिस्ट प्रेस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कप करते हैं, जिससे वो कहते हैं कि वो एक तरह से लूजिंग पोजीशन से रिकवर करने की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि शायद उतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती है आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में। और जब हमने बेंजामिन से उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात की, तो ऐसे तो अब काफ़ी ज़्यादा ही ये डेकोरेटेड आर्म रेसलर बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप इनके पिछले साल की भी अचीवमेंट्स को देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये इतना बड़ा नाम बन चुके हैं और इनको प्रो पंजा ने भी साइन किया है। सिर्फ पिछले साल ही इन्होंने 100 kg में नेशनल गोल्ड राइट और लेफ्ट दोनों में अचीव किया। इसके अलावा ये COC भी बने थे नेशनल लेवल पे। इसके अलावा 100+ kg में ये गोल्ड लेकर आए थे शेरू क्लासिक में भी। इसके अलावा इंडो बांग्लादेश 100 kg में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और यही इनकी लिस्ट पूरी नहीं होती, ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस भी रह चुके हैं लायन एम्पायर दिल्ली के सुल्तान, जिसमें वो लेफ्ट और राइट में भी दोनों में अपनी वेट कैटेगरी में जीत भी चुके थे। और जब हमने इनसे पूछा कि इनका सबसे बड़ा राइवल और कंपटीशन कौन है आर्म रेसलिंग के अंदर, तो वो ये बताते हैं कि ये तो सबके टीचर हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी एक नाम लेते हैं, वो है दारा सिंह हांडा का। ये बताते हैं कि दारा सिंह हांडा से उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब उनका पहले जब वो गए थे उनके साथ खेलने के लिए, तो इस तरीके से उनको ट्रीट किया गया जैसे कि वो लगता है कि कोई सुपरस्टार है। तो वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं इवन दारा सिंह हांडा की। और वो ये भी बोलते हैं कि दारा सिंह हांडा की वजह से ही मिजोरम टीम पाफी पहुंची थी, क्योंकि दारा सिंह हांडा ने उनको गाइड किया और बताया था बेंजामिन को कि वो पाफी ज्वाइन करे, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़े आर्म रेसलर्स आ रहे हैं। इसके अलावा इनका दूसरा काफ़ी ज़्यादा ही एक मैच पॉपुलर हुआ था सिद्धांत कटूरिया के साथ, जिसमें ये नेशनल्स में हार गए थे सिद्धांत के अगेंस्ट। तो उनसे रीमैच के बारे में जब हमने बेंजामिन से पूछा, तो बेंजामिन अब कहते हैं कि वो 100% रेडी हैं सिद्धांत को हराने के लिए, और वो इस वजह से हारे थे क्योंकि उनको सेटअप नहीं मिला था सही से उस मैच में। और वो कहते हैं कि सिद्धांत ने सेटअप के बीच में 1-2 बार अपनी एल्बोज को मूव कर लिया था और रेफरी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, और यही चीज़ देखने को मिली थी तौहीद वाले मैच में भी, जैसा कि बेंजामिन बताते हैं। और बेंजामिन इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है अब सिद्धांत को हराने के लिए, और इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं कि वो कहते हैं कि अगर सिद्धांत इनका रीमैच एक्सेप्ट नहीं करते हैं वेट डिफरेंस की वजह से, तो ये 90 kg कैटेगरी में भी जाने को तैयार हैं, ताकि इनका मैच बस किसी तरह से हो जाए। और फिर बेंजामिन यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो बोलते हैं अगर इनका रीमैच नहीं हुआ तो ये आफ्टर लाइफ भी उनको चेस करने वाले हैं। जब हमने इनसे पूछा कि इनका फेवरेट आर्म रेसलर कौन है, इंटरनेशनल और इंडियन, तो वो बताते हैं कि इंटरनेशनली उनको पसंद है जॉन ब्रेजेंक, और इंडिया में उनको पसंद है अबीन कुरियन। अबीन कुरियन के बारे में वो बताते हैं कि वो एक लिविंग लेजेंड है, और अबीन कुरियन ने ही उनको इंस्पायर किया था आर्म रेसलिंग में आने के लिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में एक मैच हो रहा था नेशनल्स, जिसमें ये COC में भिड़ते हैं अबीन के साथ, और वहाँ वो उनको हरा देते हैं। इस सब के अलावा हमने वो बात बेंजामिन से की जिसको जानने के लिए शायद आर्म रेसलिंग फैंस काफ़ी ज़्यादा ही बेचैन रहते हैं कि मिज़ोरम में ऐसा क्या चल रहा है, क्यों वहाँ से अचानक से इतने ज़्यादा बड़े बड़े आर्म रेसलर्स निकलने लगे हैं जो आते ही बिल्कुल एलीट लेवल पर पहुँच गए हैं। तो वो ये बताते हैं कि उनका जीना मरना है आर्म रेसलिंग के साथ। वो ये बताते हैं कि आर्म रेसलिंग के ऊपर उनकी पूरी लाइफ डिपेंड रहती है, और काफ़ी ज़्यादा वो हंगरी रहते हैं मेडल्स के लिए। तो इस वजह से ये चीज़ बनाती है इनको काफ़ी ज़्यादा आगे बाकी और आर्म रेसलर्स से। और इसी के ऊपर हमने उनसे पूछा कि इसके अलावा आर्म रेसलिंग के अलावा भी वो कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं नहीं, तो वो ये बताते हैं कि आर्म रेसलिंग तो वो लोग सिर्फ पार्ट टाइम में करते हैं। तो बेंजामिन बताते हैं कि इनमें ज़्यादातर आर्म रेसलर्स तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल है भी नहीं और वो पार्ट टाइम आर्म रेसलिंग करते हैं, और कुछ मिजोरम के पार्ट टाइम आर्म रेसलर्स भी कई ज़्यादा प्रो आर्म रेसलर्स को भी हरा चुके हैं इंडिया में। इसी का एक एग्जांपल बेंजामिन देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सचिन गोयल को जिस आर्म रेसलर ने हराया था वो ज़्यादा फोकस करता है फुटबॉल पे और पार्ट टाइमली करता था आर्म रेसलिंग। इसके अलावा शिवाजीत को भी एक मिजोरम के प्लेयर ने हरा दिया था जो कि एक फुल टाइम बॉक्सर था और वो कभी कभी आर्म रेसलिंग करता है। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी कहानी उन्होंने सुनाई हमारी पिछली वीडियो के एक टॉपिक जो कि थी आकाश कुमार के ऊपर। ये बताते हैं कि मिजोरम के एक प्लेयर ने आकाश कुमार को लगभग पिन कर दिया था एक मैच में,
लेकिन किसी तरह से आकाश कुमार वो मैच जीत तो गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो प्लेयर जानता भी नहीं था कि वो जिसके साथ मैच कर रहा था वो एक लेजेंडरी आर्म रेसलर आकाश कुमार था, और वो ये बात मैच के बाद जानता है कि जिसके साथ वो खेल रहा था वो कौन है। तो वो बताते हैं कि मिजोरम के प्लेयर्स का एटीट्यूड इस तरह का होता है कि वो खुद को ही स्टार समझते हैं, बाकी आर्म रेसलर्स को वो नहीं समझते कि वो कोई बड़े प्लेयर हैं, बल्कि खुद में वो एक तरह से चैंपियन अपने आप को समझने के बाद ही मैच में उतरते हैं। हालांकि बेंजामिन ये बताते हैं कि इन लोगों की माइंडसेट किस तरह से चैंपियन मेंटालिटी वाली है, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में आप बेंजामिन को देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा काम है और उतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक रेयर मोमेंट भी हुआ था जो हमारे साथ बेंजामिन शेयर करते हैं, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव दिख रहे थे, और मैच के बीच में ये अपने अपोनेंट का हाथ पकड़कर उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। तो इसका रीज़न भी वो बताते हैं कि इनके जो अपोनेंट थे वो टेबल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे और टेबल को स्लैम कर रहे थे मैच के बीच में, जिसके चलते बेंजामिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो इस तरह एग्रेशन शो करने लगे थे। और इसी के बाद कौन आर्म रेसलर के बारे में पूछा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी इंडिया में, वो है डेनिक। हमने जब पूछा कि डेनिक के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही। वो बताते हैं कि डेनिक एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर है, उससे भी ज़्यादा वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले प्लेयर है। वो इस तरीके से डोमिनेट करते हैं अपने अपोनेंट को माइंडली कि वो कहीं से भी टिक ही नहीं पाता इनके सामने, वो सिर्फ नर्वस हो जाता है खुद को बचाने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया था कि स्टीव थॉमस के साथ भी जो मैच हुआ था, मैच से पहले ही इस तरीके से इंटिमिडेटेड कर दिया था उनको कि वो बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर हार चुके थे, और डेनिक उसके बाद अपना एग्रेशन दिखाते हुए स्टीव थॉमस को बिल्कुल हरा देते हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, ये सदमा उनको पूरे मैच में लगा रहता है, क्योंकि उसके बाद वो एक भी मैच नहीं जीत पाते हैं। तो बेंजामिन ये क्लियर बताते हैं कि डेनिक सिर्फ आर्म रेसलिंग में स्ट्रेंथ का यूज नहीं करते, माइंड का भी यूज करते हैं काफी ज्यादा, और इस तरीके का एग्रेशन दिखाते हैं कि अपोनेंट उनके सामने जीतने के लिए तो खेलता ही नहीं है, सिर्फ उनसे बचने के लिए खेलता है। इसके अलावा इन्होंने अपने टफेस्ट अपोनेंट के बारे में भी बताया, और वो भी एक काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी आर्म रेसलर है आसाम का, वो है प्रंजीत साकिया। ये बताते हैं कि इनके साथ जब इनका मैच हुआ था, तो हालांकि बेंजामिन कहते हैं कि उनकी पावर ज़्यादा थी, लेकिन प्रंजीत के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा ही टफ मैच हो गया था इनके साथ। ये बताते हैं कि प्रंजीत का सेटअप काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस्ड है, और वो जिस तरह से मैच के बीच में रीग्रिप कर लेते हैं, और उनका स्ट्रैप गेम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो उनको बना देता है सबसे ज़्यादा टफेस्ट अपोनेंट आज तक का बेंजामिन के लिए। इसके अलावा जब हमने इनसे पूछा कि क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग और इंडियन आर्म रेसलिंग में, वो एक ऐसी चीज़ को पॉइंट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ये आर्म रेसलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये बताते हैं कि रेफरिंग काफ़ी ज़्यादा बायर्स है इंडिया में, बनस्बत वो बाहर जाके जब खेलते हैं तो उनको बिल्कुल अलग ही फीलिंग आती है रेफरिंग में। वो ये बताते हैं कि यहाँ के रेफरिंग काफ़ी ज़्यादा बायर्स हैं, वो अपने फेवरेट प्लेयर को जिताने वो उनको सेटअप में भी एडवांटेज दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ये बताई कि इंडियन आर्म रेसलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है। ऐसा ही एक सिमिलर पॉइंट हमारे पिछले पॉडकास्ट के गेस्ट तौहीद शेख ने भी उठाया था। वो कहते हैं कि इंडिया में रेफरिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अभी तक का सबसे बेस्ट रेफरिंग जो उन्होंने देखा है वो प्रो पंजा लीग में था। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेंजामिन जिस चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे वो कुछ इम्प्रूव हो, और प्रो पंजा में उनको काफ़ी ज़्यादा फेयर मैचेस देखने को मिले। इसके अलावा एक और चीज़ बेंजामिन पॉइंट करते हैं जो कि रेफरिंग से ही रिलेटेड है। ये बताते हैं कि यहाँ रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं इंटरनेशनल मैचेस के कंपैरिजन में, जहाँ इंटरनेशनल मैचेस में प्लेयर्स को हाई ग्रिप भी अलाउड हो जाती है सेटअप के टाइम, यहाँ तक कि रेफरी आपको उनसे पूछते हुए भी दिख जाएंगे मैचेस के बीच में कि आप हाई ग्रिप लेना चाहते हैं या लो। और वहीं आप अगर इंडिया में ज़्यादातर मैचेस को देखेंगे तो यहाँ दोनों प्लेयर्स के हाथ को पकड़ के बिल्कुल लो ग्रिप दे देते हैं, जिससे शायद हाई ग्रिप लेने वाले प्लेयर को थोड़ी डिसएडवांटेज होती है, और यही सफ़र करते थे काफ़ी ज़्यादा इंडियन मैचेस में भी। तो बेंजामिन बताते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए और इंडिया में भी थोड़े अब रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और शायद ये भी एक रीज़न होता है कि जब इंडियन प्लेयर्स बाहर कम्पीट करने के लिए जाते हैं तो इन माइनर रूल चेंजेस के चलते उनको काफ़ी ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं सेटअप के बीच में। तो अगर हमारा गोल इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो फिर नेशनल लेवल से ही इन रूल्स को फॉलो करना होगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और जब हमने उनसे पूछा कि आर्म रेसलर्स में क्या फ़र्क है इंटरनेशनल और इंडियन, तो वो ये बताते हैं कि इंटरनेशनल लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं, वो सेटअप के टाइम ही इतना अच्छा एडवांटेज ले लेते हैं कि वहीं से इनको समझ में आ जाता है कि वो जीतने वाले मैच या हारने वाले। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेबल है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है बाहर में और इंडिया में इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल देने वाला है ये इंडियन आर्म रेसलिंग को। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमने इनसे पूछी, वो थी स्टेरॉइड्स और पीईडीज़ का यूज़ आर्म रेसलिंग में। सबसे पहले तो बेंजामिन ये कहते हैं कि माफ़ी मांगते हैं इस बार के प्रो पंजा लीग के प्लेयर से, क्योंकि बेंजामिन ने प्रो पंजा लीग ज्वाइन कर लिया है
और इनको टक्कर देने के लिए ही पुराने प्लेयर्स को शायद 1-2 साइकिल और चलानी पड़ जाए बेंजामिन से मैच करने के लिए। हालांकि जब हमने पूछा कि क्या यूज़ है आर्म रेसलिंग के अंदर स्टेरॉइड का, तो वो बताता है कि इंटरनेशनली तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और वो खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल आर्म रेसलर रह चुके हैं। वो ये बताते हैं कि जब ये खुद वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे तो उस टाइम पे टेस्टिंग हुई थी जिसमें ये क्लीन थे, तो ये बताते हैं कि ये खुद स्टेरॉइड से फ्री हैं फिलहाल तो। इसके अलावा जब हमने बेंजामिन से पूछा कि एक स्टेज पर आने के बाद तो शायद इन्हांसमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ और लेवल ऊपर जाने के लिए, तब इसके बारे में भी बेंजामिन बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है क्योंकि आप काफ़ी ऊपर लेवल तक भी जा सकते हैं बिना स्टेरॉइड यूज़ किए हुए। तो इस चीज़ में कितनी ज़्यादा हकीकत है ये शायद आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या डाइट और सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट के लिए बताते हैं कि ये क्रेटीन सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं आर्म रेसलिंग में। जैसा कि हमारे 2 और पॉडकास्ट में भी उन्होंने यही हाईलाइट किया था कि क्रेटीन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आर्म रेसलिंग के लिए। तो वो बोलते हैं कि क्रेटीन की वो साइकिल करते हैं और सप्लीमेंट में अभी तक वो 1 साल में 2 kg का वे प्रोटीन ही यूज़ किया है, तो वे प्रोटीन पे ज़्यादा वो डिपेंड नहीं है, सिर्फ क्रेटीन ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिज़ोरम की डाइट किस तरह से अलग है इसके बारे में भी बेंजामिन बताते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ही फाइबर्स खासकर बॉइल्ड बैम्बू शूट्स का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसके अलावा ये बॉइल्ड मीट का भी यूज़ करते हैं जिसमें बिल्कुल ना के बराबर मसाले और स्पाइसेस आपको देखने को मिलते हैं। और बेंजामिन ये भी बताते हैं कि ये कुछ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो इसके अंदर रहा इस पूरे पॉडकास्ट में वो था अब्बास राना को लेके एक मैसेज। बेंजामिन ये बताते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा किसी इंडियन आर्म रेसलर के अंदर प्रोटेक्शन लगता है तो वो अब्बास राना है और अब्बास राना ही वो हैं जो इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, उनके अंदर उनको वो पोटेंशियल नज़र आता है। लेकिन अब्बास राना सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस चीज़ को लेके बेंजामिन ने एक सलाह दी है, वो ये बताते हैं कि अगर कोई बड़ा आर्म रेसलर होता है वो ज़्यादा सोशल मीडिया आर्म रेसलर नहीं रहता है, वो अपने काम पे और अपने आर्म रेसलिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि वो सोशल मीडिया का आर्म रेसलर बन के रह जाता है। इसके अलावा बेंजामिन ने ये भी बात लाई आगे कि कहीं अब्बास राना एक सोशल मीडिया आर्म रेसलर बन के नहीं रह जाए, क्योंकि शायद बेंजामिन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया आर्म रेसलर्स भी इनके साथ आने लगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अपनी वर्कआउट वीडियोस को शेयर करते हैं, हालांकि उनका रियल आर्म रेसलिंग में वैसा परफॉर्मेंस नहीं था। ये बात हम नहीं बल्कि बेंजामिन कह रहे हैं। तो बेंजामिन किसको रेफर कर रहे थे कमेंट सेक्शन में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हालांकि जब हमने भी अब्बास राना को देखा है वो एक स्टोइक पर्सनैलिटी हमेशा से नजर आए हैं, वो ज़्यादा बात भी नहीं करते और ज़्यादा उनके इंटरव्यूज से आप ये चीज़ नहीं देखेंगे। और जैसा कि हम सब लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है बेंजामिन को प्रो पंजाब लीग में देखने के लिए, तो प्रो पंजाब लीग की जब हमने बात की तो वो बताते हैं कि ट्रेनिंग काफ़ी उनकी अच्छी चल रही है और वो शेर लुधियाना ज्वाइन कर चुके हैं और उनके पार्टनर तौहीद शेख उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये मैचेस प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये पूरी एक फैमिली बन चुकी है उनकी प्रो पंजाब के अंदर और वो ये कहते हैं कि इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इनका ओपोनेंट कौन रहेगा, वो इस बार का मैच वही जीतने वाले और COC वही बनने वाले। और बेंजामिन ने यह भी हमारे साथ एक प्रॉमिस किया है कि प्रो पंजाब के मैचेस के बीच में भी वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं प्रो पंजाब के एक्सपीरियंस। तो उन वीडियोस को भी आप फ्यूचर में मिस ना कर दे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये थे बेंजामिन, इनके साथ बात करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हमने भी इनके साथ जो अभी तक तो फिलहाल नहीं देखने को मिली थी। ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली अपनी सारी बातों को क्लियर करते हैं और बिना डरे हुए ये भी नहीं सोचते हैं कि इनके करियर के ऊपर कुछ हो सकता है फ़र्क पड़े इससे। वो हर एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जहाँ तक कि रेफरी का हो, स्टेरॉइड हो, यहाँ तक कि डाइट हो, हर चीज़ को वो काफ़ी क्लियर बात करते हैं। और इस चीज़ को देख के लगा कि आर्म रेसलिंग में अभी कोई ऐसा इंसान भी है जो आर्म रेसलिंग का सच में अच्छा चाहता है इंडिया के अंदर। तो ये थी स्टोरी मिज़ोरम के एक और आर्म रेसलिंग सेंसेशन बेंजामिन के बारे में। इनके और दूसरे ट्रेनिंग पार्टनर जिन्होंने भी तहलका मचा के रख दिया, डेनिक, उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है, उसको भी ज़रूर चेक करें और फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।